हेलो दोस्तों, रोहित आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑफलाइन कोचिंग जो है 1 से 2 दिन में आपको खुलने वाला है। आज 1-2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद कोचिंग खुल जाएगा, ठीक है। तब तक आपका यूट्यूब पे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो कि 2022 का स्टार्ट किए थे, और 2022 में एसएसटी में जितना भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों का वीडियो बनाकर अपलोड हो गया, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए। और कोचिंग जैसे ही खुलेगा उसके बाद एक टेस्ट होगा, ठीक है। और जो टेस्ट होगा, जितना भी वीडियो हम करवा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, उतना ही से आपका टेस्ट होगा। और जो टेस्ट होगा आपको 80 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें फुल मार्क्स आपको लाना है। और अच्छा नंबर लाने पे आपको संस्थान की ओर से प्राइज का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और काफ़ी शानदार टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट होने वाला है जैसे ही कोचिंग खुलेगा उसके बाद, तो आपको देखिए अब एसएसटी में चैप्टर वाइज ये इतिहास का सीरीज है, इतिहास का है, ठीक है। और इतिहास में शुरू से ही चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? तो है प्रजातंत्र शासन है, सॉरी, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन होगा। चलिए आगे देखिए। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बताइएगा, बुर्बो वंश में। और जो कौन कौन वीडियो को देखते हैं, लाइव जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपना नाम और घर घर कहाँ है सभी को कमेंट में लिखना है, ताकि जब भी ऑफलाइन कोचिंग खुले तो उस कमेंट को आपको क्लासरूम में सुनाया जाएगा कि कौन कौन से क्लास करते थे डेली, ठीक है। तो इसलिए ये काम ज़रूर आपको करना है। आगे कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी है। आगे कहता है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे? मेटावनिक, ठीक है। आगे देखिए, मेटावनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटावनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्व्यवस्था। ऑप्शन सी मेटावनिक कौन था? चलिए बताइए, मेटावनिक कौन था? कमेंट में छापना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। किसने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोपीय में सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा? तो ये मेटावनिक ने कहा। आगे आगे है कि निम्नलिखित नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो कितने कोड थे? 5। ऑप्शन बी। रोमनवादी क्या था? रोमनवादी क्या था? तो इसका आंसर एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है। चलिए 10 नंबर है कि यंग इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो बताइएगा। यहाँ पे यूरोप। मीरान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आगे कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाए? पुनर्जन्म की घटना से माना जाता है।
बियाना कांग्रेस 13 नंबर है, बियाना कांग्रेस कब हुआ था? बियाना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये 1815 में हुआ था, ऑप्शन ए। 14 नंबर का आता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस पराक्रम शासन की स्थापना हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। 15 में कहता है कि एक्ट एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1707। 1707 कहाँ? ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे चलिए आगे। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो किसने किया? मेजनी। और आपको कमेंट में बताना है यंग इटली, इटली का स्थापना कब हुआ था और किसने किया? आगे है, इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? यानी कि इटली का एकीकरण किसने किया था? मेजनी। मेजनी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। आगे आगे बताइएगा कि 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया था? किसने बना दिया था? तो काउंट कावर। काउंट कावर कहाँ? ऑप्शन ए में है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती संगठन की लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी। काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? तो इटली के प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली इटली नामक संस्थान का गठन किसने किया था? किसने किया था? मेजनी। मेजनी, ऑप्शन डी। आगे है कि कार्नोवरी कार्नोवरी की स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 फर्स्ट पाली में आया हुआ था, तो इसलिए VVI क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। 1810 में गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक क्या था? नाविक था। नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? चलिए 26 को काउंट काबूर को विक्टर एनुअल पे किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। आगे, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। जोलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? पर्सा ने किया है। आगे आगे बताना है। 30 नंबर का आता है, स्वीडन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो स्वीडन का युद्ध किसके बीच में हुआ? पर्सा और फ्रांस के बीच में। पर्सा और फ्रांस के बीच में। इकतीस नंबर का आता है, बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा से प्रभावित था? किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। जर्मनी एवं इटली एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी बताइएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 33 नंबर का आता है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? किस संघ? रायन संघ की स्थापना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था? तो बताइएगा। सिडनी का युद्ध। सिडनी कहाँ है? सेडोवा का युद्ध, सॉरी, सीडान का युद्ध।
आगे है जर्मनिया क्या है, बताइए जर्मनिया क्या है। 35 नंबर, तो इसका जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। 36 नंबर कहता है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका बताना है आंसर। 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 में हुआ था। जलबोरान एक संस्था थी। किस चीज़ का संस्था थी, तो इसका व्यापारियों का संस्था थी। सेडोवा का युद्ध किसकी पराजय हुआ, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुआ, तो ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। अच्छा, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, ये बताना है आपको, कमेंट में बताना है। आगे है बिस्मार्क क्या है। बिस्मार्क क्या है, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ है। ऑप्शन डी। हिगेल कौन थे, हिगेल कौन थे, और हिगेल कौन थे, एक दार्शनिक थे, दार्शनिक थे। आगे कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, तो युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ। चलिए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 10 गो और है, ये पूरा कंप्लीट कीजिए। 42 में कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रेनफर्ट की संधि के द्वारा। कहाँ, ऑप्शन डी। 43 में सेल्सबिग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है, किस देश का, जर्मनी के एकीकरण से है। 44 में कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद रक्त और लोहा का नीति का अवलोकन किसने किया, बिस्मार्क ने किया था। फ्रेनफर्ट की संधि कब हुआ था, फ्रेनफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। ऑप्शन बी नंबर। 48 में कहता है कि जर्मनी का एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था, बताइए कौन है, बिस्मार्क है, बिस्मार्क है। आगे है 49 में कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। आगे है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो यूनान का। 51 कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ, किसकी पराजय हुआ, तुर्की का पराजय हो गया। 52 में कहता है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो किस देश के साथ हुआ था, यूनान के साथ हुआ था। आगे कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन रोम को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या, हंगरी की भाषा क्या है, मैग्यान। अच्छा, हंगरी किसका राजधानी है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है। आगे 55 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, और यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था, बताइए किसने किया, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था, 1799 ईस्वी में, 1799 में। और टीपू सुल्तान मैसूर का शेर है, मैसूर का शेर कहे जाते थे, ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहे जाते थे। तो ये आज का वीडियो रहा, जो कि पहला चैप्टर समाप्त हुआ, और पहला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। यूरोप में इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा, और 10 दिन में इतिहास पूरा समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।